मैं आरपी सिंह व्याख्याता गणित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 शहडोल। प्यारे बच्चों, आज मैं अध्याय 1 संबंध और फलन का भाग 3 आपको पढ़ाऊंगा। इसके पूर्व मैंने भाग 1 और 2 में बेसिक जानकारियाँ आपको दी हैं। आज भाग 3 का विषय वस्तु है, पहला है संबंधों के प्रकार, यानी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित कुछ उदाहरण के प्रश्न यानी एग्जाम्पल्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लेते हैं पहला भाग, संबंधों के प्रकार। सबसे पहले आप इसके प्रकार समझिए, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहला है रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन। परिभाषा देखिए, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R क्या कहलाएगा? एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, यानी ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात हम ये कहते हैं कि जो आप रिलेशन इस तरह का बनाएंगे उसमें रिलेशन में जो फाई है वो उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या है? इन दो समुच्चयों का कार्तिक गुणन का समुच्चय है, तो ये फाई कहलाएगा। अब आते हैं दूसरा, सार्वत्रिक संबंध यानी इन्वर्सल रिलेशन क्या है? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध या इन्वर्सल रिलेशन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। अर्थात जो रिलेशन बनेगा वो किसके बराबर होगा? ए क्रॉस ए के, समुच्चय ए के कार्तिक गुणनफल समुच्चय के ये बराबर आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? तुच्छ संबंध यानी ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए इन दोनों बातों को ऊपर हमने जो परिभाषा बताया उसको उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए कि समुच्चय ए के सदस्य 1 2 3 4 हैं। इसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, यानी ए का ए पर संबंध बनाना है R। तो R संबंध में क्रमित युग्म किस प्रकार के मिलेंगे? ए बी जैसे मिलेंगे, जबकि शर्त यह है कि ए प्लस बी 10 होना चाहिए। समझ में आया प्रश्न? ए से एक रिलेशन बनाना है, ए और बी दो क्रमित युग्म लेकर के किस प्रकार इनका संबंध बनेगा, जबकि ए और बी का योग कितना होना चाहिए? 10 है। ठीक है, अब देखिए, स्पष्टतः यहाँ R एक रिक्त संबंध है। क्यों रिक्त संबंध बताइए? क्योंकि संबंध R में ऐसा कोई युग्म ए बी आप नहीं बना सकते हैं, ये भी नहीं होगा जो प्रतिबंध ए प्लस बी बराबर 10 को संतुष्ट करता है। देख लीजिए, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 में इसमें कोई भी दो ले लीजिए, उनका टोटल 10 नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी संबंध हम ए बी नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? समझ में आया? पुनः हम देखते हैं कि ए बी क्या है आपके पास? 1 2 3 4 है। अब इसमें एक संबंध R इस प्रकार है। देखिए, ए में ए का संबंध R इस प्रकार है। शर्त है कि R जो संबंध है वो क्रमित युग्म से बनता है, तो ए और बी लेना है इन दोनों में से, जबकि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर विचार कीजिए। कैसा बनेगा देखिए, तो यहाँ R जो बनेगा वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा, यानी समुच्चय ए के कार्तिक गुणनफल के बराबर होगा। क्यों? कि ए क्रॉस ए के सभी युग्म जो आपका प्रतिबंध है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। आप देख लीजिए, दो संख्याएं घटाइए और उसका मॉड लीजिए, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। कोई भी दो ले लीजिए और उसको घटाने के बाद मॉड लेंगे तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही आएगा। इस प्रकार R भी
समुच्चय ए पर एक संबंध है, इसलिए जो आप देखते हैं कि r का मान a क्रॉस a के बराबर आएगा। अतः r क्या होगा, एक सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल संबंध होगा। यानी कोई भी दो लेंगे तो a में ही आएगा, a से बाहर नहीं आएगा, यानी ये यूनिवर्सल रिलेशन के अंतर्गत आता है। चलिए हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं। यह है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसकी परिभाषा, माना कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें कोई न कोई सदस्य हैं, तब ए पर संबंध आइडेंटिटी ए, ये आर है, संबंध आर, इसको लिखते हैं आइडेंटिटी ए। ये किस प्रकार बनता है, ए कॉमा ए का, यानी खुद के खुद से बनता है, ए कॉमा ए, जबकि ए कहाँ का सदस्य है, समुच्चय ए का। समझ में आइए। आइए इस तरह के संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए। यदि ए में मान लीजिए ए बी सी है, तो उसका जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी ए से लिखिए, आई ए से लिखिए, आर लिखिए। किस प्रकार मिलना चाहिए, ए बी बी और सी। इस तरह के संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथा, जो है प्रतिलोम संबंध। पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, इसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, माना कि आर समुच्चय ए के, माना कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है। ए से बी में संबंध, दो समुच्चय हैं, ए और बी के बीच संबंध है, तब आर का प्रतिलोम इन्वर्स, जिसे हम r⁻⁻1 यानी आर इन्वर्स से प्रकट करते हैं, समुच्चय बी से ए में वह संबंध है जिसमें वे क्रमित युग्म होते हैं, जिनके क्रम उलटने से वे आर में आ जाते हैं। यानी आर इन्वर्स में जो आपका क्रमित युग्म बनेगा, जैसे मान लीजिए बी ए बना, जबकि क्या है, इसका उल्टा कर दें, ए बी आर में आना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इन्वर्स में आ गया। तो ये प्रतिलोम संबंध है। एक उदाहरण देख लीजिए। माना कि ए में 1 2 3 सदस्य हैं, में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, आर इनके अवयवों के बीच में क्रम उनका एक संबंध आर दिया हुआ है। 1 2 3 तीन अवयव हैं इसमें। कौन कौन से, 1 2 1 3 2 3। तो इस आर का हमें अगर प्रतिलोम संबंध निकालना है तो परिभाषा से क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 2 1 3 1 और 3 2। ये समझ में आया। अब देखिए पांचवा जो प्रकार है महत्वपूर्ण, देखिए इसको स्वतुल्य संबंध, यानी इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अंग्रेजी नाम जरूर याद कर लीजिए, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी परिभाषा देखिए, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर ये स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव कहलाता है। कब, यदि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये अवयव ए का सदस्य अगर है, इसके लिए हमारा क्रमित युग्म ए कॉमा ए बनेगा और वो आर में होना चाहिए, यानी रिलेशन में होना चाहिए। यानी किसी समुच्चय ए का संबंध आर स्वतुल्य नहीं होगा या नहीं होता यदि ए में एक ऐसा अवयव ए मिले, उसमें क्या होना चाहिए कि ए कॉमा ए अगर आर में नहीं है तब तो वो स्वतुल्य नहीं होगा, लेकिन ए कॉमा ए आर में होगा तो वो स्वतुल्य होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसको एक उदाहरण समझ लेते हैं। माना कि एक समुच्चय जिसके सदस्य 1 2 3 है, एक समुच्चय दिख रहा, तब ए पर परिभाषित संबंध एक आर हमने बनाया है। ये दिया हुआ है आर संबंध ए के ऊपर। किस प्रकार दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 का एक संबंध है ए के ऊपर। ए का ए पर रिलेशन ये बनाया क्रमित युग्म बना करके। यह स्वतुल्य है, किंतु ए पर परिभाषित संबंध, मान लीजिए एक नया हमने बनाया आर डैश, यह आर डैश बनाया, इसमें क्या है 1 1 2 2 3 1 और 1 2। ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें आप देखिए 1 1 तो आपको दिख रहा, 2 2 दिख रहा, पर यहाँ 3 3 नहीं है, क्योंकि 3 ए का ए में नहीं है, बिलोंग नहीं है। यानी क्योंकि 3 ए में है, ए समुच्चय में है, लेकिन उसका क्रमित युग्म 3 3 आर डैश में नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। यानी आर डैश स्वतुल्य नहीं है, लेकिन आर है, क्योंकि इसमें देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है
और 3 3 भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये तीनों चूँकि इसमें 1 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, तो ये जो R है सो तुल्य है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, जबकि 3 A का सदस्य है लेकिन 3 3 का युग्म नहीं है, तो ये सुतुल्य नहीं है। R सुतुल्य है और R डैश सुतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है छठवां, सम्मित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको ध्यान से देखिए। सम्मित संबंध कब होता है? किसी समुच्चय ए में एक संबंध R सम्मित यानी सिमेट्रिकल कहलाता है। कब? यदि ए और बी का संबंध है, ए का बी की, जबकि ए और बी का रिलेशन, ए रिलेटेड बी है तो हमें बी रिलेटेड ए भी मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात ए कॉमा बी अगर हमारे आर के अंदर सदस्य हैं, ये कर्मित युग्म, जबकि बी कॉमा ए भी किसका सदस्य हो? आर का हो। यानी ए बी आर का सदस्य है तो बी ए भी किसका हो? आर का। अगर ऐसा है तब ये सिमेट्रिकल है। स्पष्टतः ए में संबंध सम्मित होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यदि और केवल यदि कोई संबंध आर और उसका प्रतिलोम संबंध दोनों बराबर हों। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। माना कि ए एक समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ध्यान दीजिए, माना कि ए एक समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तब ए में समरूपता का संबंध आर, ए में समरूपता का संबंध आर एक सम्मित संबंध है। यह क्यों है बताइए? क्योंकि यदि त्रिभुज, मान लो स्मॉल, एक त्रिभुज ए है और त्रिभुज बी समरूप हैं, तो आप बता सकते हैं कि त्रिभुज बी और त्रिभुज ए भी कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो ये समरूपता के एक उदाहरण है। अब आगे देखते हैं संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको आप इसको आप ध्यान रखिएगा। संक्रामक संबंध की परिभाषा इस प्रकार है, किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कहलाता है। कब? यदि ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तब हमें इसमें ए सी से रिलेटेड मिलेगा। ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी है, तब ए रिलेटेड सी होगा। अर्थात यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, जबकि ए कॉमा सी भी क्या होगा? आर। यहाँ ए बी सी किसके सदस्य? ए। तो ये आपका संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन की शर्त है या उसकी परिभाषा है। चलिए इस पर हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 1 इसमें है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध संक्रामक होते हैं। यानी आपका रिक्त संबंध आपने ऊपर पढ़ा है और सार्वत्रिक संबंध भी ऊपर पढ़ा है। अगर ये दोनों, मान लीजिए हमारा समुच्चय ए पर परिभाषित रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक संबंध है, तो ये कैसे होंगे? संक्रामक होंगे। संक्रामक की शर्त को पूरी करते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना कि ए एक समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ध्यान दीजिए, तब ए में समरूपता का संबंध आर, किसका संबंध? समरूपता का संबंध आर एक संक्रामक रिलेशन है। क्यों है भाई? क्योंकि यदि त्रिभुज ए और त्रिभुज बी समरूप हैं और त्रिभुज बी त्रिभुज सी के समरूप है, इसका मतलब क्या हुआ? तो त्रिभुज ए और त्रिभुज सी के समरूप होगा। ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी की परिभाषा से। उदाहरण 3 देखिए। माना कि ए एक समतल में रेखाओं का समुच्चय है, तब ए में लंबता का संबंध आर संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं बताइए? कारण है क्योंकि यदि रेखा ए रेखा बी के लंब है, तब रेखा बी रेखा सी के लंब है। यानी ए बी पर लंब है और बी
सी पर लंब है। तो क्या होगा बताइए? तो रेखा ए रेखा सी के समानांतर होगी, न कि लंब। इस प्रकार हमने देखा कि ए अगर बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ये इस स्थिति में ए आर से रिलेटेड नहीं बताता, जहाँ ए बी सी आपने ए का सदस्य लिया है, यानी समतल पर रेखाएं ली। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 देखिए, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए के सदस्य अगर 1 2 3 हैं और इस पर एक संबंध आर आपको दिया है 1 2 और 2 1। इसको ध्यान से देख लीजिए। एक समुच्चय है, उस पर एक संबंध आर के 2 अवयव हैं, 1 2 और 2 1। तो यह प्रदत्त यानी दिया गया संबंध सम्मित दिखता है, सम्मित है, किंतु न तो यह स्वतुल्य है और न संक्रामक है। इसको आपको बताना है। तो आप शुरू करिए। चूँकि यहाँ a, 2 बिलोंग्स टू आर, ये कर्मित युग्म आर का सदस्य है और साथ में 2 1 भी आर का सदस्य है, यानी 1 2 आर का सदस्य, 2 1 आर का सदस्य है। अतः दत्त संबंध क्या हुआ? सम्मित यानी सिमेट्रिकल है। ए रिलेटेड बी इक्वल टू बी रिलेटेड ए, तो सिमेट्रिकल हो गया। अब देखिए 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 इस संबंध आर में नहीं दिखते ना। इसका मतलब क्या हुआ? अतः दिया हुआ संबंध स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए, बी, बी, सी होना चाहिए, जबकि उसमें नहीं है। देखिए 1 2 और 2 1 है, यानी यहाँ 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है और 3 3 नहीं है, आर में नहीं है। अतः दिया हुआ संबंध स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 कर्मित युग्म आर का सदस्य है और 2 1 भी आर का सदस्य है, ये तो सही है, किंतु 1 1 आर का सदस्य नहीं है, यानी ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, 1 2 2 1, ये 2 2 बराबर है, तो 1 और 1 आर में नहीं है, यानी संक्रामक या ट्रांजिटिव की शर्त पूरी नहीं करता। अतः संबंध आर संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है। इसको ध्यान से देखिए कि इस उदाहरण को। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए के सदस्य अगर 1 2 3 है। ठीक है, इसमें एक परिभाषित संबंध आपको ये दिया हुआ, देखिए ध्यान से देखिए। हमारे पास सदस्य 1 2 3 है और इस पर जो संबंध है कर्मित युग्म के रूप में अवयवों का 1 1 है, 1 2 है, 3 3 है, 1 2 है और 2 3। इसको ध्यान से देख लीजिए। द्वारा प्रदत्त संबंध कह रहा स्वतुल्य है, किंतु न तो सम्मित है और न संक्रामक है, न रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है। इसको आपको सिद्ध करना। तो देख लीजिए जो दिया है, स्पष्ट संबंध आर स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्यों है? क्योंकि 1 1, 2 2, 3 3 ये सम्मिलित है आर के अवयव हैं। देखिए दिख रहा ना आपको? 1 1 है, दिख रहा 1 1, 2 2, ये 2 2 कर लेंगे, 2 2 है और 3 3, ठीक है ना? 1 1, 2 2 और 3 3 है। तो ये क्या हो गया? प्रदत्त समतल संबंध स्वतुल्य है, किंतु न तो सम्मित है संक्रमक। किसको सिद्ध करना है? तो आपने देखा 1 1, 2 2 और 3 3 आर के अवयव हैं। यहाँ आर क्या हो गया? सम्मित सिमेट्रिकल नहीं है। इसका कारण क्या है? 1 2 आर का सदस्य, लेकिन उसका उल्टा 2 1 सदस्य नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड ए इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अब आर संबंध संक्रामक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 आर का सदस्य 1 2 और 2 3 आर का सदस्य है, तो ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए। तो देखो 1 2 आर का सदस्य है, 2 3 आर का सदस्य है, लेकिन बचा हुआ 1 3 आर का सदस्य नहीं है। यानी कौन सी शर्त है? ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए।
इसको पूरा नहीं करता ये संबंध, इसलिए संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे और उदाहरण देखिएगा। आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो भाग 4 में मैं आगे के विषय वस्तु लेके आऊँगा। तब तक इसको पढ़ें। भाग 1, भाग 2, भाग 3 को बार बार पढ़ते रहें ताकि आपको भाग 4 आसानी से समझ में आए। धन्यवाद।